मुझे वर्चुअली चेहरा बनाया गया था कि इसको हराना मीन्स दिल्ली को हराना। ठीक है, मैं हार गया। क्या लोगों का मसला हल हुआ? नहीं हुआ। हमें इन लोगों ने कभी कहा कि ये काफिर उसके साथ मिल गए हैं, कभी कहा क्या क्या नहीं मैंने सुना। यहाँ तक कि मैं आपको सच बताऊँगा, मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मैंने लोगों की इतनी खिदमत की थी, जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी, मैं भी हारा। बिकॉज मेरे विरोधियों ने ये कहा कि ये दिल्ली के साथ मिले हुए हैं, ये बीजेपी के साहब मिले हुए हैं। भाई साहब मुझे बताओ, अपने वज़ीर आज़म से मसले हल नहीं कराएंगे तो कराएंगे किससे? आज आप ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनाई, मैं लोगों से कहता हूँ, क्या उनको नहीं जाना पड़ा? गए ना। इन्होंने कहा था हम 370 और इसके लिए लाए। आज है कहीं वो मसला? कोई इनमें से वो बात करता है? करेगा ही नहीं, कि इनको पता थी। लेकिन एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा, लोगों को ठगाने में ये माहिर हैं, क्योंकि ये लोग अव्वल दर्जे के पॉलिटिशियन हैं। मैं आज मुझे अफसोस ये नहीं है कि हम हारे, मुझे ये अफसोस है कि हमारे मैनिफेस्टो में था कि 30 अक्टूबर तक हम आम माफ़ी का ऐलान करवाएंगे। कौन बात करता है? कोई बात करता है उनकी? आज वो नौजवान तो जेलों में ही है, क्या वो भूल गए? महबूबा जी भी नहीं बात करती। आपने कभी देखा 370 की बात आप करती हैं? उस दिन तो रोज़ करती थी। PhD बनाने वाले भी यही दो थे। हमने लेकिन तब भी बोला, इसकी परवाह नहीं की। हमने कहा कि दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन से नहीं चलेगा। मैं आज भी कहता हूँ, मैं बारहा कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि आज भी आपको दिल्ली के साथ हाथ मिलाना चाहिए। क्यों? अपने लिए नहीं, आपको तो इक़्तिदार लोगों ने दिया है, लोगों के लिए। मैं आपको सच बताऊं, जो सच के रास्ते पे चलेगा ना, उसको काफ़ी इम्तिहान होंगे, उसको काफ़ी जवाब देने पड़ते हैं। सच्चाई को ही सवाल होते हैं। जो झूठ चलाएगा, झूठ का कोई सवाल नहीं है। आज मैं कहता हूं, मुफ्ती साहब की पार्टी या PDP का हाल इसलिए हुआ क्योंकि वोट उन्होंने मांगा लोगों से कि हम BJP को सरकार में आने नहीं देंगे। रिज़ल्ट निकले तो उनके साथ मिले। 3 मार्च को मुफ्ती साहब ने एक इंटरव्यू दिया, 2015 को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे पूछा गया आपकी जमात में कौन इस अलायंस के ख़िलाफ़ था? उन्होंने कहा अल्ताफ़ बुखारी। एक पार्टी लीडर कहती हैं 100 साल लड़ेंगे। किसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे? किसके साथ लड़ना है? किस लिए लड़ना है? आज आप देख रहे हैं ना, लोग जा रहे हैं वापस। दे आर गोइंग ओनली बिकॉज महबूबा मुफ्ती इज़ एश्योरिंग देम एवरीबडी नाउ कि आपकी मांग थी कि मैं दिल्ली के साथ हाथ में हाथ डाल के चलूं। पहले भी हम चले थे। आज रोज़ाना वो दे आर जस्टिफाइंग कि मुफ्ती साहब ने 2014 में जो अलायंस किया वही सही रास्ता है। इलेक्शन में इनको शर्म आती थी वो कहने में। जम्मू कश्मीर में लोगों ने अपनी चुनी हुई सरकार को वोट दिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, जिन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे। मैनिफेस्टो जब जारी किया तो लोग इमोशनल हुए, वोट दिए। लेकिन मेरे साथ अल्ताफ़ बुखारी बातचीत करने के लिए है, जिनकी आवाज़ आप तक आज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो को रिजेक्ट कर दिया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को सिलेक्ट कर दिया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए जी, और आज हम बैठे हैं आपके साथ इंटरव्यू के लिए। अल्ताफ़ साहब, मैंने कहा कि आपकी बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहे थे तो आपका मैनिफेस्टो जब जारी हुआ, उसके बरअक्स जब हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मैनिफेस्टो दिया, कश्मीर ने उनके मैनिफेस्टो को चांस दिया। और आज किस तरह देखते हैं आप, क्या वो अपने वादों पे खरे उतरे जो वादे उन्होंने मैनिफेस्टो में किए थे? देखिए मकसूद साहब, 2 चीज़ें हैं। किसी भी जमात का मैनिफेस्टो बुनियाद है कि वो लाहे अमल अगला क्या होगा, क्योंकि 5 साल के लिए ये हुकूमत बनी है, तो 5 साल के लिए हम भी लोगों के पास गए अपना मैनिफेस्टो लेके। बल्कि मैं ये कहूँगा कि शायद हाँ, हम पहले लोग थे जो 2020 में सामने आए। 8 मार्च 2020 को हमने अपनी पार्टी का जिस वक्त बुनियाद रखी, तो उस वक्त कोई सियासी जमात कहीं पे जो थी पुरानी जमातें, इन्होंने तो हाइबरनेशन में चले गए थे। लेकिन हमें उस वक्त भी एहसास था कि लोगों के मुश्किलात तो हाइबरनेट नहीं करेंगे, बल्कि मुश्किलात ज़्यादा हो गए थे। 5 अगस्त 2019 को जो फ़ैसला दिल्ली की सरकार ने किया, दिल हमारे मजरूह हो चुके थे। हमारी आइडेंटिटी को छीन लिया गया था। हमारे साथ एक स्पेशल स्टेटस था, वो ख़त्म हो गया था। लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ऐसी थी कि किसी को कुछ पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे, मुझे लगता है दैट वाज द टाइम जब लोगों को सियासी रहनुमाओं की ज़रूरत थी। अफसोस उस वक़्त जो जमातें आज पावर में भी हैं या
जो अपोजिशन में हैं जमातें, कोई नहीं सामने आया, किसी ने जुर्रत नहीं की। क्यों? अपनी इज़्ज़त, अपने ऑनर, हर एक चीज़ स्टेक पे लगाना था सामने आने के लिए, क्योंकि इतने इमोशनली चार्ज थे लोग कि कोई भी जो सामने आता उसको वो दिल्ली का वर्चुअल एजेंट समझते थे। लेकिन हमने पर्सनल रेपुटेशन की परवाह नहीं की, आए सामने, बहुत नुकसान उठाया। ठीक है, अल्ताफ़ बुखारी किसी पॉलिटिकल फैमिली को तो नहीं बिलोंग करता है कि पीछे से कोई ऐसा बैक है, कोई ऐसी हिस्ट्री है। हम तो आम शहरियों की तरह बीच में निकले लोगों की खिदमत करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 2020 में सामने आके किया, मैं आज 8 महीने के बाद वसूख से कह सकता हूँ, जो सरकार, जिस सरकार को 8 महीने हुए, अगर उसका 1% भी इन्होंने किया होगा, मैं लोगों से फ़र्दन माफ़ी मांगूंगा कि साहब मैंने आप लोगों को धोखा दिया 2020 में। लेकिन आप मानते हैं कि जो आपने वादे किए थे और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वादे किए थे, उन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं टिक पाई, आपके वादे सही थे? मकसूद साहब देखिए, सच बात है, मैंने जब 2020 में हम जिस वक्त हम सामने आए, ऐसा नहीं है कि कोई ओवरनाइट किसी मशरूम की तरह हम निकले। हमने 4 महीने इस पे काम किया, आपस में सलाह मशवरा किया। फिर डेफिनेटली जब हमें लगा कि हमारे लोगों के इमीडिएट प्रॉब्लम के, लोगों को लगता था 5 अगस्त जब 370-35 से हटा तो क्या है, सबसे पहले लोग कहते थे हमारी ज़मीनें ले जाएंगे। लोगों को लगता था अब हमारे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं रहेंगे। काफ़ी लोग जेलों में थे, उनको लगता था ये कब बुज़ुर्ग हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में ले गए थे। और ये था कि हमारा, जिसे कहते हैं ना, नाम, आइडेंटिटी, स्टेटहुड छीन ली गई है इसे। तो इसको कोर बनाकर हम सामने आए। लेकिन अल्ताफ़ साहब, जिस तरह आपकी पार्टी बनी, आप पे बड़े इल्ज़ाम लगे, लेकिन उसके बाद जब अब नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है, अब वही कश्मीरी कह रहा है जो आपको कहता था कि ये बीजेपी की टीम है, वही कश्मीरी आज कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ मिली हुई है। मैं आपको सच बताऊं, जो सच के रास्ते पे चलेगा ना, उसको काफ़ी इम्तिहान होंगे, उसको काफ़ी जवाब देने पड़ते हैं। सच्चाई को ही सवाल होते हैं। जो झूठ चलाएगा, झूठ का कोई सवाल नहीं है। हमने लेकिन तब भी बोला, इसकी परवाह नहीं की। हमने कहा कि दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन से नहीं चलेगा। मैं आज भी कहता हूँ, मैं बारहा कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि आज भी आपको दिल्ली के साथ हाथ मिलाना चाहे। क्यों? अपने लिए नहीं, आपको तो इक़्तिदार लोगों ने दिया है, लोगों के लिए। क्यों लोगों ने इक़्तिदार आपको मैंडेट इसलिए नहीं दिया कि आपको इक़्तिदार में लाना चाहते थे, वो कि उनके मसले हल हो जाएं। मैं आपको छोटी सी बात कहूँगा, मेन था ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का था। हम लाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी जमात कामयाब हुई। क्यों? बाकी सब जब घर में बैठे थे, शायद दिल्ली में भी ये एहसास था कि कुछ तो देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो क्यों आएगा कोई। हमें कोई मैंडेट तो मिला नहीं था, लेकिन हमने किया, हमने लाया। उसमें एक बहुत बड़ी जो उस वक़्त ये रही कि 15 साल के बाद डोमिसाइल कोई भी बन सकेगा। मैंने जब सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की उस वक़्त, मैंने उनको कहा ये चेंज करना होगा आपको। उन्होंने मुझे कहा बड़ा क्लियरली कि ये तो स्टेट डोमेन में है, कल आपके इलेक्शन हो जाएंगे, आप लोग कर लो। मैं कहता हूँ, मैंने एक बार पहले भी रिपीट किया, शायद मुझे याद नहीं, शायद 26 जनवरी को या कब मैंने रिपीट किया, लेट द चीफ मिनिस्टर हु इज़ द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑल्सो, लेट हिम मूव अ बिल थ्रू द रेवेन्यू कि हम सब जो डोमिसाइल है 50 साल के बाद दे देंगे। अभी हिमाचल में हुआ है, अभी किसी और स्टेट में कर दिया, उन्होंने चेंज किया। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेक्रेटरी से ऑरिजिनेट होगा, आप एज मिनिस्टर उसको कंफर्म करेंगे। लॉ में भी जो लॉ मिनिस्टर भी खुद हो, आके कैबिनेट में पास करो। ये तो कोई फाइनेंशियल बिल भी नहीं है जिसको आपने कोई जाके आगे से अप्रूवल लाना है। बुखारी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार को दिल्ली से हाथ मिलाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी कि तभी मसले हल होंगे। आपका एक बयान इलेक्शन के दौरान बड़ा वायरल हुआ था कि मैं दिल्ली के साथ हूँ, मैं दिल्ली जो पीएम मोदी हैं वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनसे बात करूँगा, उनके बात करने के बाद ही यहाँ के मसले हल होंगे। लेकिन उस बयान को मुझे लगता है कहीं ना कहीं अलग से यूज़ किया गया। देखिए मुझे उस वक़्त मेरे विरोधियों ने ये कहा कि ये दिल्ली के साथ मिले हुए हैं, ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। भाई साहब मुझे बताओ, अपने वज़ीर आज़म से मसले हल नहीं कराएंगे तो कराएंगे किससे? आज आप
ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनाई, मैं लोगों से कहता हूँ क्या उनको नहीं जाना पड़ा? गए ना, रोज़ ही जाते हैं, हर ही 15 दिन 20 दिन के बाद जाते हैं। उससे कितना ही अच्छा होता अगर उनको भी स्टेक दिया होता है यहाँ। तो इफ बीजेपी हैड अ स्टेक इन रनिंग द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई थिंक हमारे 90% मसले ख़त्म हुए होते। और सरकारें वोट मैंडेट इसलिए थोड़ा ही मिलता है कि न अल्ताफ़ बुखारी को बनाएं या उमर साहब को बनाएं या महबूबा जी को बनाएं। सर लोगों को तो इंटरेस्ट अपने कामों से होता है, इज्तिमाई कामों से, मैं नहीं इनफरादी कामों से कहूँगा। और मैं आज भी लोगों से कहूँगा इनफरादी काम हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आने से या कल पीडीपी के आने से कुछ लोगों के इनफरादी काम होंगे जो उनके चेयरिंग बॉयज़ जिन्हें कहते हैं चेयरिंग बॉयज़ होंगे, लेकिन आम लोगों के काम तो इनफरादी होते नहीं हैं, उनके तो इज्तिमाई होते हैं। और वो काम करने के लिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टकराव की सूरत हाल में तो नहीं होंगे। यहाँ आप देखिए पेंशन नहीं मिल रहा है लोगों को, अपना पेंशन नहीं मिल रहा है, जो जीपी फंड है वो नहीं मिल रहा है, 8-8 महीने नहीं मिल रहा है, जो रिटायर हुए हैं बच्चों की शादियां करनी है या बीमार हो गए हैं पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं तो हर दिन यही सिफारिशें करता रहता हूँ, लेकिन क्यों ज़रूरत पड़नी चाहिए जीपी फंड किसी को निकालने के लिए? क्यों पेंशन अपना ये सेटल करने के लिए उनको ग्रेचुटी अपने निकालने के लिए? लेकिन बुखारी साहब ने कहा कि काम नहीं हो रहे हैं। जब मैंने कश्मीरियों से बात की, जम्मू के लोगों से बात की, तो काम नहीं हो रहे हैं सरकार में। एक तो काम नहीं हो रहे हैं, दूसरा ये है कि नाराज़ इसलिए लोग हैं कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। जैसे रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, ज़मीनों के हक, जॉब राइट्स, वो उन पर बातचीत नहीं हो रही। क्या आप जब जाते हैं आज भी लोगों से मिले तो वो क्या कहते हैं? देखिए हमें आज शुक्र है अल्लाह का, हम आज सेटिस्फाइड हैं कि जो हम 5 साल सच बोल के डंडूरा पीट के छाती दबा दबा के बोलते थे कि हमने ज़मीनों का हल आपका लाया, हमने ज़मीनों का प्रोटेक्शन, नौकरियों का प्रोटेक्शन लाया और कन्फ्रंटेशन वाली सियासत नहीं करो, यही है कि हमें दिल्ली के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तब हमें इन लोगों ने कभी कहा कि ये काफिर उसके साथ मिल गए हैं, कभी कहा क्या क्या नहीं मैंने सुना। यहाँ तक कि मैं आपको सच बताऊँगा, मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मैंने लोगों की इतनी खिदमत की थी, जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी, मैं भी हारा। बिकॉज़ मुझे वर्चुअली चेहरा बनाया गया था कि इसको हराना मीन्स दिल्ली को हराना। ठीक है, मैं हार गया। क्या लोगों का मसला हल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये लोगों ने जो वादे किए थे झूठ हैं। एक पार्टी लीडर कहती हैं 100 साल लड़ेंगे, किसके खिलाफ लड़ेंगे, किसके साथ लड़ना है, किस लिए लड़ना है? भाई ये क्या हम जंग के लिए हैं? हमारी जंग तो जंग की मैदान नहीं है, जंग तो दो दुश्मनों के दरमियान होते हैं। अपने मुल्क के साथ जंग कौन करता है? और हकीकत ये है हमारा मुकद्दर 1947 में हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है। यस वी हैव ग्राउजेस, मैं भी कहता हूँ दिल्ली के साथ हमारे ग्राउजेस होंगे, लेकिन वो इफ़हाम और तफ़हीम से हो जाएंगे ना, वो मुके दिखा के थोड़े हो जाएंगे। और निकला क्या उसमें से? लोग ही शहीद होते हैं, हमारे बच्चे जेलों में जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इनका झूठ तो आज नंगा हो चुका है। लेकिन बुखारी साहब जब आपने बात कही बीच में कि किसके खिलाफ लड़ना है, पीडीपी की चीफ जो महबूब मुफ्ती हैं, वो रिसेंटली एलजी मनोज सिन्हा के साथ मिली, जबकि वो कहते थे कि हमने नहीं जाना है, हमने लड़ना है दिल्ली के खिलाफ। आज वो बातचीत करके आए हैं, आप किस मकसूद साहब, मैं तो कहता हूँ देर आयत दुरुस्त आयत। और इनफैक्ट अगर आप मुझे इट विंडिकेट्स हमारा स्टैंड। जो मेरे साथ 18 लीडर पीडीपी से उस वक़्त आए, वो आए ही उस वक़्त निकाले गए थे पीडीपी से, क्योंकि हम लोग एलजी उस वक़्त के एलजी को मिलने गए थे कि साहब इन लीडरों को रहा कर दो ताकि ये लोगों की नुमाइंदगी करें। और इकनॉमिक डिस्ट्रेस था, इकनॉमिक डिस्ट्रेस के लिए और ये ज़मीनों की प्रोटेक्शन, और इसलिए तो हमने देखा पीडीपी ने उन सबको निकाल दिया। और माइंड यू, आज मैं आपको बता दूंगा, आज आप देख रहे हैं ना लोग जा रहे हैं वापस। दे आर गोइंग ओनली बिकॉज महबूबा मुफ्ती इज़ एश्योरिंग देम एवरीबडी नाउ कि आपकी मांग थी कि मैं दिल्ली के साथ हाथ में हाथ डाल के चलूं। पहले भी हम चले थे, आज रोज़ाना वो दे आर जस्टिफाइंग कि मुफ्ती साहब ने 2014 में जो अलाइंस किया वही सही रास्ता है। इलेक्शन में इनको शर्म आती थी वो कहने में। आज उनके वाइस प्रेसिडेंट वीरी साहब ने कहा, अगर आपने सुना होगा, उनके दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या हैं वो, वादनी साहब, उन्होंने कहा खुद महबूबा जी का मिलना विंडिकेट्स इट कि हाँ
जो हम लोग कह रहे, जो फैसला उन्होंने उस वक़्त किया था उनको निकालना, इस बात पे कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए थे, आज वो खुद गई हैं, उन्होंने उस चीज़ को माना कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो गलत थी। और आज लोग अगर वापस उनके साथ जो ये MLAs या फॉर्मर MLAs को मिला रही हैं, वो इसी एश्योरेंस पे मिला रही हैं कि मैं तो दिल्ली के साथ हूँ। लेकिन बुखारी साहब, जब 2014 में अलायंस सरकार बनी PDP और भाजपा की, उसके बाद जो हाल हुआ PDP का 3 सीटों पे सिमटी, क्या जब उस टाइम सरकार बनी थी आपने उनको दिया था? मैं बताऊंगा आपको साहब, मुझे याद 3 मार्च को मुफ्ती साहब ने एक इंटरव्यू दिया, 2015 को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे पूछा गया आपकी जमात में कौन इस अलायंस के ख़िलाफ़ था। उन्होंने कहा अल्ताफ़ बुखारी। उस 4 तारीख के ट्रिब्यून में छपा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, कापी आप निकाल सकते हैं कि वो प्रेस की बात जो होती है। आज मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब की पार्टी या PDP का हाल इसलिए हुआ क्योंकि वोट उन्होंने मांगा लोगों से कि हम BJP को सरकार में आने नहीं देंगे, रिज़ल्ट निकले तो उनके साथ मिले। आप वोट मांगो ना, उसी पे क्या प्रॉब्लम है? सच बोल के लोगों को आज भी क्यों, अगर आज PDP हारी है वो इसलिए हारी है क्योंकि लोगों को तो पता थी ये उनके साथ ही है। लोगों ने आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, मेरा मानना है मैनिफेस्टो के चक्कर में ने भी नहीं दिया। उन्होंने कहा हम एक ही जमात के पीछे खड़े हो जाएंगे ताकि दिल्ली को हरा पाएँ। लोगों ने शायद दिल्ली को हराया, लेकिन लोगों को क्या मिला? नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार मिला। और माइंड यू, एक्चुअली अगर आप मुझे मानेंगे 24% वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस ले गया, 76% उनके खिलाफ हुआ। PDP तो वर्चुअल आज़ादी की ज़बान बोलती थी, वर्चुअल उनकी तो क्या आज़ादी की ज़बान पे वोट मिले? नहीं मिले। इसका मतलब है आप अगर सेशनिस्ट एजेंडा यहाँ रखोगे आपको वोट नहीं मिलेगा उस पर। लेकिन जब PDP ने 14 में कहा कि हमें वोट दो, भाजपा को लखनपुर से पार भगाएंगे, तो उनने सरकार बनाई है, लेकिन आज भी तो PDP पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो पाकिस्तान की बोली बोलती है। वो क्यों? देखिए, PDP की प्रॉब्लम ये है कि PDP का अपना एजेंडा कुछ नहीं है। PDP एजेंडा वक्त के हिसाब से जहाँ उनको लगता है अब इससे हमारी पॉपुलरिटी, दे आर, उनका हेड एंड टेल वाला मसला है। वो कभी एक स्टैंड लेंगे, कभी दूसरा स्टैंड लेंगे, कभी तीसरा स्टैंड लेंगे, कभी आज मुझे लगता है वो रियलिज़म वाले एक स्टैंड पे पहुंच गए कि पावर सेंटर है यहाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और मुझे मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलती, इनकी जमात में एक इतना बड़ा इंतशार होता कि साहब हमारा फ्यूचर क्या है फिर? क्यों आप सबको लगता है ना दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन से तो फ्यूचर नहीं है। यही तो मेरी विंडिकेशन है। मैं तो यही कहता था आपको, मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहूँगा, रोज़ कहूँगा, विंडिकेशन यही है। और ये चौंचलेबाजी बहुत दिन नहीं चलेगी। अल्टीमेटली लोग अब इस बार आप देख रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं कि वी हैव बीन टेकन फॉर अ राइड। लेकिन लोग आज ये भी कहते हैं कि जिस तरह PDP का हाल हुआ, अब जैसे NC जिस ट्रैक पे चल रही है, आने वाले टाइम में इसका भी यही हाल होगा। तो अगले अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें किसको मौका देगी जनता अब? क्योंकि आज तो मतलब PDP को आजमाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आजमा दिया। देखिए, मैं बताऊंगा तभी तो हम जैसे फोर्सेस जो स्टेड फास्ट हैं एक ही चीज़ पे, जिसे कहते हैं ना सच की सियासत पे, हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों का फैसला आप सच के साथ होगा। क्यों? अब लोगों को पता है कि ये चौंचलेबाजी नहीं चलेगी। जो ये वादे इनके हैं कि मैं मुझे अफसोस ये नहीं है कि हम हारे, मुझे ये अफसोस है कि हमारे मैनिफेस्टो में था कि 30 अक्टूबर तक हम आम माफ़ी का ऐलान करवाएंगे। कौन बात करता है? कोई बात करता है उनकी? आज वो नौजवान तो जेलों में ही है, क्या वो भूल गए? महबूबा जी भी नहीं बात करती। आपने कभी देखा 370 की बात आप करती हैं? उस दिन तो रोज़ करती थी। PhD बनाने वाले भी यही 2 थे। तो मैंने कहा ना, लोगों की शॉर्ट मेमोरी करके शायद आज तक इन्होंने लोगों को बहुत मैं नहीं कहूँगा बेवकूफ़ बनाया, बहुत मजाक लोगों के साथ किया। लेकिन आगे ये मजाक नहीं चलेगा और यहाँ राजनीति अब मैच्योर हो गई है और सच की चलेगी। यहाँ कोई ये भरोसा नहीं, आज कोई नहीं डरता। आप सुनते हैं आज लोग कहते हैं हम भाजपा को वोट देंगे। आपने देखे होंगे लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते हैं जब ए पावर फ्लोज फ्रॉम देयर, व्हाई नॉट? यहाँ कांग्रेस को दिया ना लोगों ने वोट,
पहले तो कहते थे गंदी नाली के कीड़े, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जब सादिक साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में तब्दील किया, उसके बाद तो कांग्रेस ही थी। फिर शेर कश्मीर ने भी कांग्रेस के ही सपोर्ट पे हुकूमत बनाई, और ये तो हमेशा से। तो इसलिए थिंग्स आर चेंजिंग। जिस तरह एक टाइम था नेशनल कांग्रेस को गंदी नाली का कीड़ा कहा जाता था, आज आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये भी विचार बन रहा है कि नहीं यार, इनको क्यों ना दें वोट। आपने पीएचडी की बात कही तो मुझे पीएचडी याद आया। जब पीएचडी के साथ सब जुड़ रहे थे, आपको सवाल पूछा गया, आपने कहा कि अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं, ये जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अब जब इलेक्शन आया उसके बाद पीएचडी गायब हो गई। वो तो इन्होंने इलेक्शन से पहले ही दफनाई, क्यों? इट वाज अ स्मोक स्क्रीन। ये कभी सिंसियर नहीं थे। इन्होंने कहा था हम 370 और इसके लिए लाए। आज है कहीं वो मसला? कोई इनमें से वो बात करता है? करेगा ही नहीं, कि इनको पता थी। लेकिन एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा, लोगों को ठगाने में ये माहिर हैं, क्यों? ये लोग अव्वल दर्जे के पॉलिटिशियन हैं, और शायद पॉलिटिक्स का मतलब जम्मू कश्मीर में लोगों को ठगने का है, कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे इमोशनली करे। लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये कह रहे हैं, कैसे होगा। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही दो ग्रुप बन गए, आगा रहुल्ला और उमर अब्दुल्ला का ग्रुप। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक तरफ आगा रहुल्ला। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि अगर एनसी यहाँ पे जीती वो आगा रहुल्ला की वजह से जीती, और अब उन दो ग्रुपों में ये झगड़ा है कि एक ग्रुप कहता है कि हमने 370 की बात की थी, रियासत का दर्जा बहाल करना है, जॉब राइट्स देने हैं, और दूसरा ग्रुप शांत है। देखिए, मैं इनकी इंटरनल सियासत है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने, क्यों, इनके पास एक कोर बेस है वर्कर्स की, जो इनको पता है बेचना कैसे है। ये इनके झूठ को भी इतना सफाई से बेचते हैं कि वो दूसरे के सच से भी ज़्यादा सच्चा लगता है। नंबर एक। नंबर दो, हमने ये देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली एक ऐसी लीडरशिप के साथ लोग जाते हैं जो उनको लगता है कहीं ना कहीं फैमिली के साथ है। सो वो टाइम हैज़ टू शो वेदर। वरना एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी दो ग्रुप्स में हुई, GM शाह साहब, लेकिन नहीं सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए अभी मुझे कुछ पता नहीं है आगे को क्या होगा, क्या कैसे होगा, क्या नहीं होगा। वो तो कल फैसला हम कर सकते हैं इन लोगों के, जब कोई स्टेप आएगा। अभी तो ये लगता है ये चिट भी मेरी और पट भी मेरी सियासत कर रहे हैं कि तुम्हारी अपोजिशन हमारी रूलिंग पार्टी। तो अभी तक तो वही लगता है, जब तक ना खुले मैदान में कोई आए, अखाड़े में हम देखें दो लोग सामने सामने। अभी अखाड़े में तो ये एक हैं। लेकिन जैसे वक़्फ़ का बिल पास हुआ, उसके बाद असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने ही प्रोटेस्ट किया अपने स्पीकर के ख़िलाफ़, कहा कि वक़्फ़ पे बात नहीं करने दी जा रही है। उसको किस तरह देखते हैं आप? ये मुझे लगता है कि वो भी सियासत की नज़र, इन्होंने वक़्फ़ की बिल को भी सियासत की नज़र किया। वक़्फ़ किसी की जायदाद नहीं होती है। हम सब चूँकि अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं, वक़्फ़ तो अल्लाह की जायदाद होती है, अल्लाह के रास्ते में लोग देते हैं। और जिन लोगों का हक़ है, ये बात भी मानने को मैं तैयार हूँ कि हाँ, वक़्फ़ ने वो नहीं किया जिसके लिए वक़्फ़ थी, लेकिन उसका कतन ये मतलब नहीं है कि गैर मुस्लिम वक़्फ़ के फ़ैसले करें। ठीक है, अगर माइनॉरिटी में आप उनको रखते हैं तो कीप अ चेक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो मुसलमानों का हक़ है, नंबर एक। नंबर दो, वेदर इट इज़ रजिस्टर्ड एज वक़्फ़ और नॉट, आज भी मैं देना चाहूँगा, वक़्फ़ करना चाहूँगा, तो फिर वाई शुड द गवर्नमेंट हैव एनी ऑब्जेक्शन? मैं अपनी ज़मीन दे रहा हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, आई डोंट वांट टू नेम, कौन नहीं देता है? हर एक देता मुसलमान, एहसाल सवाब के लिए, अपने ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी एहसाल सवाब उसका मिले। कहीं वक़्फ़ की बात करता हूँ, वक़्फ़ कर देते हैं तो उसका मतलब थोड़ा ही कि दिस राइट विल बी टेकन अवे फ्रॉम मी। मैं सरकारी ज़मीन थोड़ा ही देता हूँ, मैं अपनी ज़मीन देता हूँ, वक़्फ़ करता हूँ। आप इस बिल के ख़िलाफ़ हैं? ये बिल्कुल, मैं इस बिल के ख़िलाफ़ बिल्कुल पूरा हूँ। अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन इट शुड बी हैंडल बाई मुस्लिम्स, बिकॉज इट इज़ एसेंशियली एक अमानत मुसलमानों की है ये, खुदा और इनके दरमियान। अगर हम में से मुसलमान होकर किसी ने चोरी की है, अल्लाह तो उसको हिसाब लेगा ही लेगा, बट वर्ल्डली हिसाब ही ले लो। मैं नहीं कहता अकाउंटेबिलिटी नहीं ले लो। अब मुझे बताइए कि अब 8 महीने सरकार को हुए, आपकी पार्टी हार गई, मौका नहीं मिला आपको,
लेकिन अब जब आप जनता में जाते हैं वो क्या कहते हैं कि मतलब उनका जो फैसला था आपकी पार्टी को हराना या आपको हराना, वो सही था या गलत था? देखिए, आज जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, हमने पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू की थी, बदकिस्मती से पहलगाम हुआ, इसलिए फिर थोड़ा सा ये आज हर जगह आप भी अगर जाएंगे, लोग कहते हैं कि वो अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी सच कहता था। उस वक़्त लोगों को इमोशंस में लाया गया था। आज तो ऐसी बात नहीं है। आज कोई ये नहीं कहेगा, आज तो टैग इन पे लगे हुए हैं ना, इन लोगों पे टैग लगे हुए हैं। आज आप देखिए ना, हकीकत तस्लीम करके महबूबा जी भी जाती हैं, महबूबा जी की बेटी भी जाती थी, महबूबा जी के लीडर भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। तो आज महबूबा जी की हकीकत पसंदाना एक्सेप्टेंस को ही लेकर आज वो वापस ले रही है उन्हीं लीडरों को जिनको उन्होंने कहा था ये दिल्ली के साथ मिल गए। क्या ये कोई ड्राई क्लीनिंग का शॉप है जो वापस जो वहाँ आ गया तो महबूबा जी ने ड्राई क्लीन करके उनको सजाद लोन के साथ? इसके तो आज की PDP इज़ एक्स अपनी पार्टी एंड एक्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। इट इज़ नॉट नाउ, दे कैन नॉट बी। हमारे पास जब थे तब इनको कहते थे एक्स PDP, या उस सजाद साहब के पास थे। आज ये एक्स अपनी पार्टी है, एक्स PC है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि वहाँ कोई ड्राई क्लीनिंग का शॉप है या वो कोई जन्नत का दरवाज़ा है कि वो वहाँ गए तो जन्नती बन गए। भाई बंदे तो वही हैं, चूँकि उन्होंने उस वक़्त भी रियलाइज़ किया था। और आज अब PDP की लीडर साहिबा या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास लोग हमारे गए आधे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया ये सच बोल रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करके ले रहे हैं पार्टियों में। तो ये तो पूरा ही विंडिकेशन हमारी ही है कि हमारे ही सच को तो यही आप आगे चला रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह मैंने देखा कश्मीर में कि एक ऐसी अफवाहें चल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि NC काम नहीं कर पा रही है, एक थर्ड फ्रंट खोलने की कोशिश की जा रही है जिसकी सरबराही हो सकता है मीरवाइज़ करें, जमात इस्लामी करें और भी कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उसकी सरबराही करें। क्या आपको लगता है पॉसिबल है और ये जो आवाम के लिए है फ़ायदेमंद साबित होगा? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, पॉसिबल बिल्कुल है। पॉसिबल कुछ भी होता है पॉलिटिक्स में, ये नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना यहाँ आप डिवाइड वोट को करोगे उससे इन्हीं जमातों को फ़ायदा होता है। क्यों? इनका कोर वर्कर तो है, उन जमातों के वर्कर अगर इत्तेहाद अगर होगा वर्कर लेवल पे नहीं होगा तो अभी एट द मोमेंट तो नहीं लगता है कि उससे पब्लिक मैंडेट पे काफ़ी बढ़े। लेकिन आगे आके मुझे उम्मीद है इस बार वी विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर इन एवरी थिंग व्हाट फ्यूचर शेप्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जिस तरह से कश्मीरियों ने बार बार जब भी इलेक्शन हुए मैनिफेस्टो आपकी जैसे पार्टीज़ लॉन्च करती हैं तो कोई ना कोई पार्टी ऐसी मैनिफेस्टो लॉन्च करती है उसमें वो कश्मीरी उसी के साथ चले जाता है, इमोशनल हो जाता है। क्या आपको लगता है इस बार PDP जिस तरह बातें कर रही है, जो सोच चला रही है, जिस तरह आपकी पार्टी से या अपनी पार्टी से या PC से लोगों को निकाल के फिर से ज्वाइन करवा रहे हैं, अपना कार्डर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको पहले मौका दें? मैं पहले रिकॉर्ड पे करना चाहता हूँ, मेरी पार्टी से वो किसी को नहीं ले गए, चूँकि वो लोग ऑलरेडी हमारे से निकल चुके थे और एज इंडिपेंडेंट किसी ने इलेक्शन लड़ा था या किसी ने इंजीनियर रशीद के साथ इलेक्शन लड़ा था या किसी ने किसी और जमात से इलेक्शन लड़ा था, उन्हीं को वो वापस अप्रोच करके वापस ला रहे हैं ये कह के कि हमें गलती हुई 2019 में आपको निकाल कर, और हम भी ये मानते हैं रास्ता वही सही है जो रास्ता ये कि दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं है। तो उसी एश्योरेंस पे वो लोग वापस जा रहे हैं, वरना और को तो कोई वो चीज़ ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये नहीं लग रहा है इट इज़ दिस वही शराब वही बोतलें वही, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई नई चीज़ वो देने जा रहे हैं। और जहाँ तक इन दोनों जमातों का लोगों का मैंडेट खो चुके हैं, लोगों का ट्रस्ट खो चुके हैं। इक़्तिदार में हैं ये, लेकिन दोनों ने ट्रस्ट खो चुके हैं। अब ये भी लोग बातें कर रहे हैं कि सरकार हो सकता है कभी भी गिर जाए और दोबारा फिर से इलेक्शन हो जाए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अब भी मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार अपने वेट के अंडर गिर जाए। मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकली कोई मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है इनको गिराने की। क्यों? डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में लोगों का मैंडेट लोग को फैसला करना चाहिए ना खुद। देखा ना आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कितना मैसिव मैंडेट मिला था, आज लोगों को लगा डिलीवर नहीं किया, निकाल बाहर कर दिया, एड्रेस नहीं मिल रहा है। और
बदकिस्मती की बात हम आज भी देख रहे हैं इस असेंबली में, कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिन्हें शायद शाइस्तगी नहीं है रिप्रेजेंट करने की। उनकी ज़बान, टेनर, टोन कैसे चल रहे हैं, तो जैसे लगता है कि, तो कभी कभी उससे लगता है कि लोग क्या करते हैं, क्या से करते हैं। एक एमएलए आया महराज मलिक, हम जानते नहीं हैं उसके बारे में कुछ, क्योंकि डोडा के साथ हमारा बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है, लेकिन हम जितना देखते हैं उनको इस पर, तो वो हमें तो लगता है कि ये आपके इलाके के लिए, क्योंकि आप भी बुनियादी तौर उस इलाके से हैं, तो आप लोगों को तो ये सोचना पड़ेगा कि सियासत क्या इसी लहजे से चलानी है, क्या सियासत का यही रुख होगा कि हम हर एक की टोपी उतारें। लोगों के वो मुतालबात उनके सही हो सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होंगे, लेकिन तरीक़ेकार शायद सही नहीं है। बहरहाल ये उनका अपना मसला है, हो सकता है उनको लगता हो उनकी इसी बिहेवियर ने उनको जिताया है। लेकिन बुखारी साहब, जब भी मैंने देखा कि आप कश्मीरियों की बात करते हैं, हमें और मुझे बताइए वो भी कौन सा डिफरेंट है, वो भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, उनको सपोर्ट कर रहा है, कर तो उन्हीं को रहा है ना, तो क्या कर रहा है वो डिलीवर तो कर नहीं रही है उनकी सरकार। ऐसा तो है नहीं कि ही इज़ पार्ट ऑफ द कोलिशन। अगर डिलीवर नहीं कर रहा है तो वो किसके खिलाफ, अफसर के खिलाफ क्या कर रहा है? वो तो जाके सरकार को पकड़े, नहीं अपनी सरकार को कहे कि साहब आप लोग डिलीवर नहीं करते। हमने तो नहीं देखा कि उसने इस सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। लेकिन सरकार कहती है हमारे बीच और एलजी के बीच में तालमेल नहीं, हमारी चलती नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि साहब मेरे दरमियान और मेरे वाइस कैप्टन के दरमियान तालमेल नहीं है, या मैं वाइस कैप्टन हूँ और कैप्टन और वाइस कैप्टन, वो तो फिर मेरी गलती है। क्यों? यूटी में इलेक्शन है, यूटी में सीधी सी बात है, कैप्टन तो एलजी साहब हैं, वाइस कैप्टन चीफ मिनिस्टर है। दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सनल के लिए नहीं है, ये लोगों के मफाद में। और एलजी साहब ने तो 5 साल से चलाया है ना यहाँ, इन हालात में मुझे लगता है आज के दिन में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि यूटी को कैसे चलाएं। उन्होंने तो चला ही ना, हमें से तो किसी ने नहीं अभी यूटी चलाई। तो उमर साहब बड़े दूर की सियासत का एक्सपीरियंस रखते हैं। मुझे लगता है ही शुड मेक एन एफर्ट लोगों के घर के, अपने लिए तो शायद नहीं चाहिए होगा उनको, अपने लिए तो वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, लोगों के लिए, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। अब देखिए ना, आए दिन कितनी हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिज़्म थी या हॉर्टिकल्चर थी। आ रहा हूँ मैं। जब जैसे आप बात की टूरिज़्म की, मैं पहलगाम में 3-4 दिन रुका, मैंने बातचीत की, एक भी टूरिस्ट नहीं है। जैसे ये वाक़या हुआ, क्योंकि आप कश्मीर की हमेशा बात करते हैं, हम अब इनके बीच में रहते हैं, तो आपकी बातचीत हुई होगी होटलियर से, इन सभी लोगों से जिन्होंने गाड़ियाँ ली थी EMI पे, होटल्स की EMI चलती है, मतलब किस तरह का नुकसान हुआ? देखिए बहुत नुकसान हुआ। देखिए मैं 2 चीज़ें मानता हूँ। पहले तो वो शर्मनाक वाक़ा था, इंसानियत का कत्ल था। ये मैं नहीं मानता हूँ वो कहाँ से थे, क्या थे, इंसानियत का कत्ल था। टूरिज़म शायद आज अगर नहीं है 6 महीने बाद होगा या 1 साल बाद होगा, फिर होगा, लेकिन वो जो हुआ पहलगाम में वो हमें कभी नहीं भूलेगा जब तक हम लोग ज़िंदा है, क्योंकि बुनियादी आम कश्मीरी इसके साथ नहीं है। हैविंग सेड दैट, हम जब कहते हैं टूरिस्ट को आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इसमें लीड लेनी चाहिए, इसलिए नहीं कहते हैं कि रोज़गार ही ख़त्म हो गया, क्यों रोज़गार तो एक मुसलमान के हैसियत से मुझे यकीन है कि कीड़ा जो पत्थर के नीचे, अल्लाह ने उसके लिए रोज़गार भी, उसका रोज़ी भी रखा है। लेकिन इस मुल्क को, यहाँ जब मुल्क के दूसरे शहरी आते हैं तो एक जो आपस का एक जो उनके दरमियान एक रिश्ता होता है वो मजबूत हो जाता है। टूरिस्ट ना आना, वो रिश्ता थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है। वो लगता है ये अलग रेस कोई है जम्मू कश्मीर और वो कोई अलग रेस है, इसलिए उस लिए भी ज़रूरी है कि टूरिस्ट आए। दूसरा, कश्मीरियों का की क्या खता है इसमें? अगर खता है तो भाई आप लोग करो, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की खता है या एलजी साहब की खता है, ये आप लोग आपस में तय करो। और अगर आपको लगता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं तो उस पे तो आपने एक्सटर्नल फोर्सेस पे तो एक्शन कर ही दी, तो इंटरनल फोर्सेस पे भी करिए, ताकि लोगों को ये रहे कि हाँ जी हम सेफ़ हैं यहाँ।
एक तो टूरिज़्म हुआ, एक तो फिर एग्रीकल्चर हुआ, जो हॉर्टिकल्चर हुआ, बारिशें हुई, ओले हुए, बहुत नुकसान हुआ। आपने क्या अल्लाह की तरफ से मार है। मैं आपको बताऊंगा, हमारा मौसम कभी ऐसा नहीं होता था। और बदकिस्मती से मुझे पता नहीं क्यों यहाँ क्रॉप इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है। वादा किया गया, ये सरकार क्यों नहीं कर रही है, इनको करना चाहिए। अब हमारा तो यही गुजारिश होगी एलजी साहब से भी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी, सब इन बेचारों को 2000 रुपये से कुछ नहीं बनेगा। जिसका 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ, 2000 से क्या होगा। और ये 20 लाख 18 लाख बैंक का है, ये 20 लाख इसका अपना नहीं है। तो बैंकों में इनको ये करिए, इनको जो दूसरी फैसिलिटीज़ है। और देख लीजिए कि मौसम पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं उनके लिए भी स्कीम लाइए, हेल नेट्स फ्री दे दीजिए इनको। वाई नॉट? हम क्यों कहते हैं कि हम नई प्लांटेशन जो है, पुरानी प्लांटेशन को भी कर लीजिए, कवर कर लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रपोजल लेके जाओ, वो तो हर एक चीज़ देने को तैयार है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली कौन सा चीज़ हमें रिफ्यूज़ करती है, लेकिन हमें अगर मांगना नहीं आएगा तो हम दिल्ली को कहें कि वो नहीं दे रहे हैं, तो वो गलत है। मैंने और भी बात की किसानों से, उन्होंने कहा कि जो हमारे लोन पेंडिंग है किसान कार्ड के, अगर सरकार कुछ ऐसी स्कीम लाती कि थोड़ा वेव ऑफ करती है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। बिल्कुल मैं कहता हूँ, जो जिन्होंने टूरिस्ट की गाड़ियाँ निकाली हैं या होटल बनाए हुए हैं या ऑर्चर्डिस्ट ने ये किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को मिल के पहले मॉरेटोरियम एक 2-3 साल का लगाना चाहिए। 2-3 साल के बाद इंटरेस्ट उस पीरियड में वेव ऑफ करना चाहिए, और बाद में फिर मैं नहीं कहता हूँ कि आप माफ़ करो, फिलहाल 3 साल का मॉरेटोरियम दे दो। 3 साल में जब रिवाइव हो जाएगा, इंटरेस्ट इन बिटवीन पीरियड का वेव ऑफ कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ़ बुखारी साहब थे, बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर की सरकार को लोगों ने चुना, किस तरह चल रही है, पहलगाम के अटैक के बाद टूरिज़्म कश्मीर का डिक्लाइन पे है, और एग्रीकल्चर का क्या हाल चाल है, सभी मुद्दों को लेकर बातचीत की। क्या कुछ इनका कहना था, किस हद तक आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।